हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम फिर से आ गए हैं आपके अपने चैनल TSW द सोशल वर्ल्ड में। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था फेडरलिज्म का चल रहा था बेटा, और जो हमने लास्ट छोड़ा था कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर को। ठीक है, तो इसके आगे अब डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। ठीक है, कमिंग टुगेदर यानी कि एक साथ आकर चीजें बनाना, एक साथ आ रहे हैं चीजें बना रहे हैं। होल्डिंग टुगेदर, होल्ड करके। तो इन्हीं को, इनके वर्ड से ही जानेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कमिंग टुगेदर। इस स्लाइड्स पे एक बार फिर से नजर मारना। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे आपके छोटे छोटे जो राज्य हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो राज्य हैं वो क्या है, एक साथ आए और उन्होंने ये क्या बनाया है, एक बड़ा देश यानी कि एक बड़ा फेडरेशन बनाया है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी कह सकते हैं इसको, कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी, कुछ भी। ठीक है, तो क्या कि जब क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मैं इसको आपको किसी दूसरी जगह पे दिखाता हूँ। ये देखिए, क्लियर। अभी देखिए क्या होता है। जैसा कि हमने उस स्लाइड में देखा था, उस स्लाइड कुछ इस प्रकार थी। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेंट्रल पावर है, तो ये जो सेंट्रल पावर जो आपकी होगी कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर बनेगी कैसे, ये सेंट्रल पावर। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से बनेगी सेंट्रल पावर। इस टाइप से आप सोच रहे होंगे क्या, कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे राज्य एक साथ आकर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं, एक बड़ा संघ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 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 और ये एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, देखिए फिर से दिखाता हूं मैं। एक साथ आए और ये देखिए ये सेंट्रल पावर आपकी पूरी बन गई। इस तरीके से डायग्राम आप समझ सकते हैं। क्या हुआ कि बहुत सारे देश अलग अलग थे और वो एक साथ आए। ठीक है बेटा, एक साथ आए और उन्होंने एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया, एक साथ आके एक संघ बनाया। क्लियर। तो हम डेफिनेशन के अनुसार क्या, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, क्या करते हैं, कमिंग टुगेदर यानी कि एक साथ आते हैं, वो सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं और देयर ऑन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। और क्या करते हैं, एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं, जैसा कि पीछे आप डायग्राम देख भी रहे होगे बैकग्राउंड में। फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी। अब ये क्या होता है, दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि एक कंट्री जो रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, रूल्स, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म कर सकती है किन मुद्दों पे, आउटसाइड, दोनों मुद्दों पे, आउटसाइड के मुद्दे हो या फिर आपके इनसाइड, तब वो कंट्री क्या कहलाती है, आपकी सॉवरेन। तो रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंट्री बाई, सो दैट बाई पुलिंग सॉवरेनिटी, कुछ कंट्री मिलके क्या करती हैं, रूल्स और रेगुलेशन तैयार करती हैं। रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब रिटेनिंग आइडेंटिटी यानी कि जो उनका जो नाम है वो उसी नाम से जाने जाएंगे। जैसे मान लो कोई भी दो तीन कंट्री है, जैसे मान लो चाइना, इंडिया और क्या कहते हैं नेपाल मिलके एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाते हैं। तो उसमें सॉवरेनिटी, तीनों मिलके रूल्स और रेगुलेशन तो बनाएंगे अपने लिए, लेकिन जो आइडेंटिटी होगी वो जाने जाएंगे किसके, अपने ही स्पेसिफिक नेम से। चाइना चाइना से जाना जाएगा, इंडिया इंडिया से जाना जाएगा और नेपाल नेपाल से जाना जाएगा। ठीक है, आईडी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब देखो इसमें मेरे को नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आता है। नाना पाटेकर की एक मूवी थी क्रांतिवीर, उसका मूवी का ये डायलॉग याद आता है यहाँ पे, इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। कि मैंने बचपन में पढ़ा था, लकड़ी के एक गट्टो एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो नाना पाटेकर को बात कहता है, वो बिल्कुल वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर कंट्री मान लो ये जो एक स्टेट है अकेला रहेगा तो इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन जब ये मिलके एक पूरा फेडरेशन तैयार कर लेंगे, एक पूरा संघ तैयार कर लेंगे, तब इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी। ठीक है, पावरफुल होगी। क्लियर। तो ये होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स द यूएसए, स्विट्जरलैंड और क्या, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज होती है, यहां पे क्या होता है, आपके स्टेट
आपके जो स्टेट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, स्टेट टेंड टू बी मोर पावरफुल। आपके कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर स्टेट्स को ज्यादा पावरफुल माना गया है इन कंपैरिजन टू द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर में क्यों? क्योंकि ये मान लो सेंट्रल पावर है, इन लोगों ने आके ही तो सेंट्रल पावर को गठित किया है, सेंट्रल पावर तो यहाँ थी नहीं, इन छोटे छोटे राज्यों ने आके सेंट्रल पावर को क्या कराया, गठित कराया, इसकी वजह से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong in vis-a-vis in comparison to the federal government। तो इसमें बोल भी रहा है state usually have equal power and are strong in comparison to the federation government। तो इसमें क्या होती है आपकी, बेटा ध्यान रखिएगा, state tends to be more powerful, आपकी state राज्य ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे हम किसकी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आखिर क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या, चीजों को होल्ड करके चलना, ठीक है। कैसे होल्डिंग टुगेदर में हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस फेडरेशन में वो चीजें आती हैं जिसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है टेंड्स टू बी मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द स्टेट। यहाँ पे सेंट्रल आपकी ज्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू द स्टेट। अब देखते हैं इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, बेटा देखो क्या होता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में द सेकंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जब आपकी बड़ी कंट्री, यानी कि देखिए आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी कि वो राज्यों का समूह है, संघ है पहले से ही। कौन? आपका भारत, ठीक है। तो इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है वो अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट बनाने की। अमेरिका के नाम में ही देखिए USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स को यूनाइट करके क्या बना, अमेरिका बना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे स्टेट्स को यूनाइट करके हमने किसको बनाया, अमेरिका को बनाया। क्लियर? तो भैया उसके तो नाम में यूनाइटेड आ रहा है, हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, पहले से राज्यों का समूह है, संघ है, ठीक है, पहले से राज्यों का समूह है, संघ है। तो इसकी वजह से क्या है, इसको हम लेते हैं किस पे, ये होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर में। इसीलिए तो इसमें क्या, हमारे संघ के अंदर पहले से राज्य हैं, हमको तो किसी राज्य को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ तो राज्य पहले से है। तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि पावर को क्या कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी और हमारे यहाँ पर राज्य भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक दिस, ठीक है, ये क्या करेगी, इसे पावर दे दी, इन्हें पावर दे दी, इन्हें पावर दे दी, इन्हें थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे दी, लेकिन मेन पावर अपने पास रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि द सेकंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। एंड एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है मोर पावरफुल, ठीक है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, ज्यादा पावरफुल होगी। क्लियर बेटा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन कौन आता है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पे चलते हैं, हम पावर का बंटवारा करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, यानी कि पावर का विभाजन करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। And our example this kind of holding together federation, ये क्या है, in this second category the central government tend to be more powerful, ठीक है, central government more powerful in comparison to the state, किसके कंपैरिजन में, स्टेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि किसमें, सेकंड कैटेगरी में आपकी
सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक, मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल, जैसा मैंने पहले बता दिया था आपको वो, ठीक है। और क्या होता है आपका, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद रखिएगा। और क्या है, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब ये देखिए, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ राज्य होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्पेशल पावर दे देते हैं, स्पेशल राज्यों का दर्जा देते हैं, क्लियर। तो ये था आपके मेन पॉइंट किसके, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, और आपके किसके, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या दे रखा है कि सम नेपाली सिटीजन, कुछ नेपाली सिटीजन है, बट डिस्कसिंग द प्रपोजल्स, ठीक है, ऑन द एडॉप्शन ऑफ फेडरलिज्म इन देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट सम ऑफ देम सेड। अब देखिए, खागराज, सरिता, बाबूलाल, राम, अब इनके क्या विचार हैं किसके ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर। ये फेडरलिज्म को बेचारे समझते क्या है, इनका नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना है नेपाल में, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पे फेडरलिज्म लेना चाहिए कि नहीं। तो आपका खागराज कहता है, ओ साहब जी, आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, इट वुड लीड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इंडिया। तो वो अपनी नेपाली भाषा में बोल रहा है कि देखिए भाई साहब, हमको फेडरलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देगा, सीटों का रिजर्वेशन कर देगा, जैसा कि इंडिया में हो गया, और वो भी किस पे, कास्ट ग्रुप की बेसिस पे। पहली बात ये कहता है। अब सरिता क्या कहती है, सरिता, हमारी कंट्री जो है ना, ज्यादा बड़ी नहीं है भैया, हमारी छोटी सी कंट्री है, और इन नॉट ए वेरी बिग कंट्री, ठीक है, वी डोंट नीड फेडरलिज्म, हमारी कंट्री इतनी बड़ी नहीं है, हमको फेडरलिज्म की जरूरत ही नहीं है, हमको संघवाद की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ एक ही पार्टी सिस्टम हो तो भी चलेगा, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट हो तो भी चलेगी। I am hopeful that the Tarai areas will get more autonomy if they get their own state government। अब ये कहता है कि अगर फेडरलिज्म होता है तो अच्छी बात है, उससे क्या होगा, जो तराई रीजन है उसको ऑटोनोमस पावर मिलेगी, काहे कि गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट, ताकि अपनी राज्य सरकार होगी उनकी। तो बाबूलाल फेवर में है, ठीक है, बाबू भैया फेवर में है। बाबू भैया कहते हैं मतलब कि भैया मतलब ये सही है, बढ़िया सिस्टम है। अब देखिए राम जी क्या कहते हैं, आई लाइक फेडरलिज्म, मेरे को फेडरलिज्म पसंद है, बिकॉज इट विल मीन दैट पावर दैट वर अर्लियर एंजॉयड बाय द किंग विल नाउ बी एक्सरसाइज्ड बाय अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या है कि मेरे को फेडरलिज्म पसंद है, क्यों पसंद है, बिकॉज इट विल मीन दैट पावर दैट वर अर्लियर एंजॉयड बाय द किंग, जो पावर पहले किंग के द्वारा एंजॉय की जा रही थी, नाउ बी एक्सरसाइज्ड बाय अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब वो किसके द्वारा एंजॉय करी जाएगी, कि जिसको हम इलेक्ट करेंगे, हम जिसको चुनेंगे उसके द्वारा ये पावर इलेक्ट वो क्या कहते हैं, एंजॉय करी जाएगी। तो इन सबके चारों के अपने अपने विचार हैं। अब इसमें देखिए, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कन्वर्सेशन, ठीक है, व्हाट वुड बी योर रेस्पॉन्स टू ईच, व्हिच ऑफ दिस रिफ्लेक्ट ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मेरे को इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे पाओ तो देना। और हाँ, आज से क्वेश्चन वीडियो नहीं बनेंगे, ठीक है, हम लोगों ने रेस्पॉन्स देखा, बहुत गंदा रेस्पॉन्स आया उस वीडियो पे, जो आपकी कौन सी वीडियो डाली थी हम लोगों ने, नेशनलिज्म इन इंडिया वाली जो वीडियो डाली थी। तो अब से देयर इज नो क्वेश्चन वीडियोस, ठीक है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन वीडियो नहीं डालूंगा मैं। इससे मतलब ये आपके लिए चाहे कुछ भी समझिए, चाहे गलत समझिए सही समझिए, जिस चीज का रेस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आएगा उसको बनाने से फिर बेवकूफी है, ठीक है। तो मेरे को लगा था शायद बच्चों की डिमांड है, बच्चों ने बोला भी था, तो मेरे को लगा था शायद हो सकता है कि व्यूज अच्छे आए और बाकी जो भी चीजें रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। 2-3 बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए, बाकी किसी ने नहीं, इसलिए नो क्वेश्चन वीडियो फ्रॉम टुडे, ठीक है, अब कोई क्वेश्चन वीडियो नहीं आएगी, ठीक। अब देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, इंडिया को फेडरल क्या बनाता है। We have earlier seen small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। आपको पता है बेल्जियम और श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री ने कितना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करी थी डाइवर्सिटी को मैनेज करने में। डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, जो अलग अलग विभिन्नता है। व्हाट अबाउट वास्ट कंट्री लाइक इंडिया में सो मेनी। अब सोचो, जब बेल्जियम और श्रीलंका को इतनी प्रॉब्लम फेस हुई, तो सोचो कंट्री लाइक इंडिया जिसके अंदर क्या क्या है, सो मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, रिलीजियंस हैं, ठीक, उसके बाद रीजन्स हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे।
लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल ब्लडी पार्टीशन। हमको पता है 1947 में, ठीक है, 1947 में पार्टीशन भी हुआ था। हमारा देश तो आजाद हुआ था, लेकिन पार्टीशन के भी शिकार हुए थे। 15 अगस्त को, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त हमारा देश आजाद होता है। उससे एक रात पहले 14 अगस्त पाकिस्तान, ठीक है, एक नया मुल्क बनता है जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान, क्लियर। उसके बाद ये पार्टीशन में बहुत ज्यादा खून खराबा भी हुआ था, हमको पता है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत सारे आपके प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था आपका देश, तो वो भी हमारे किसी ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने की गुहार लगाई, लेकिन एट द एंड किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनके बहुत ज्यादा प्रयत्नों के बाद उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंदर शामिल कर लिया था, ठीक, बहुत ज्यादा। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जैसा मैं पहले ही बता चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, आपका राज्यों का समूह है, ठीक है, राज्यों का संघ बोल सकते हैं। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो हमारा यूनियन यानी कि जो संघ है वो किस पे बेस्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हमने फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं करा है, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के ही ऊपर बेस्ड है हमारा यूनियन, ठीक। अब देखिए लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर। जो हमने 7 फीचर पहले डिस्कस करे थे स्टार्टिंग में, आप चैप्टर को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारे फीचर अप्लाई होते हैं भारतीय संविधान के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 tier ऑफ गवर्नमेंट। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 तरीके की गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 tier ऑफ गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करता है। 2 tier ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं आपके, 2 tier ऑफ गवर्नमेंट कौन से बेटा, अब देखिए द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे यूनियन गवर्नमेंट कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि क्या, हमारे यहाँ पे क्या यूनियन गवर्नमेंट है जिसको आप सीजी या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, ये आपके 2 tier हैं गवर्नमेंट के, क्लियर। तो हमको ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें प्रोवाइड हुई है, ठीक। उसके बाद लेटर, उसके बाद बहुत समय बाद जब हमको जरूरत महसूस हुई तब हमने 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत। हमने 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, 3rd tier ऐड करा गवर्नमेंट का, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में समझ सकते हो जिसमें आपके गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है, जो, ठीक है, गांव का जो प्रधान होता है ना उसका जो इलेक्शन होता है वो म्युनिसिपल, आपके जैसे चेयरमैन का, नगर पालिका का चेयर पर्सन बोल सकते हो, जिसको चेयरमैन कह सकते हो, या फिर आपके मेयर वाला जो इलेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं बेटा, ये सारी आती हैं आपकी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह में, ठीक। तो हमने ये एक नया टियर ऐड करा था, क्लियर। अब देखिए सबसे खास बात क्या है इसकी कि एज इन एनी फेडरेशन, ठीक है, किसी भी फेडरेशन में दिस डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट जुडिक्शन। ये सारे टियर्स जो होते हैं आपके 3 tier गवर्नमेंट हो गई, 3 tier जो होते हैं अलग अलग चीजें एंजॉय करते हैं, एंजॉय डिफरेंट, अपना अपना खुद का जुडिक्शन होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे, सीजी की अगर बात करें तो सीजी के अंदर होल कंट्री आती है, आपकी पूरी कंट्री, होल कंट्री, क्लियर। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना जुडिक्शन एरिया होता है, स्टेट के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। और जो आपका 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, तो इनके अंडर अपनी अपनी पंचायत और अपनी अपनी म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। देयर आर 2 kinds ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है। 2 की रूट होती है जिनसे फेडरेशन फॉर्म होता है। सबसे पहले कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, जैसा कि हमने इसे पीछे डिस्कस कर लिया है। अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन। कौन से 3 फोल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर क्या होता है आपका ये रहे 3, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। अब ये क्या होते हैं, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट।
तो इनके बारे में जानकारी लेंगे, ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है। तो देखिए देखो इसको मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आपकी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लॉ माने जाते हैं वहां पे। जैसे इंपोर्टेंस सच है डिफेंस, आपकी डिफेंस सर्विस जो होती है, हमेशा आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ठीक है, और क्या कहते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ठीक है, कंट्री, ठीक है, कंट्री। फॉरेन अफेयर्स, जब भी बाहर में कोई भी फॉरेन की बात होती है तो वहां पर रिप्रेजेंट कौन करता है, इंडिया ही तो रिप्रेजेंट करती है। आपने कभी देखा कि उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंकिंग, जितना भी बैंक सिस्टम होता है वो सब आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। कम्युनिकेशन भी और करेंसी भी। तुमने सुना है उत्तर प्रदेश की कोई करेंसी है या फिर पंजाब की कोई करेंसी है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। करेंसी किसकी होती है, देश की, यानी कि हमारे भारत देश की करेंसी है, वो इंडियन करेंसी बोला जाता है उसको। क्लियर? ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किसमें आ रही हैं आपकी, यही सब चीजें। ठीक है, ये डिफेंस का सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फॉरेन अफेयर्स हो गया, इसमें देखिए इंडिया का ही झंडा रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, और ये करेंसी हो गई। ठीक है, तो ये सारी किसके अंडर आती हैं आपकी, हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर। अब देखिए, अब यूनियन लिस्ट की बात हो गई है, उसके बाद दे आर इंक्लूडेड, इनके अंदर क्या होता है, देखिए दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक लिस्ट में, इस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में क्यों रखी गई हैं, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, इन मैटर्स पे, पूरी कंट्री में इन मैटर पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। क्लियर? ये नहीं है किसी स्टेट का कुछ और है, किसी स्टेट का सिस्टम अलग है। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे देश के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने करेंसी वगैरह, देश की जो आर्मी है, बैंकिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो एक ही रखा। द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट इन पे अकेले ही लॉ बनाती है। क्लियर? उसके बाद स्टेट लिस्ट की बात करेंगे, यानी कि राज्य की बात कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इन सब चीजों पे आपकी स्टेट ही लॉ बनाती है, सिर्फ स्टेट के लॉ चलते हैं। पुलिस तो आपने सुनी होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं। ट्रेड यानी कि जो व्यापार और जो वाणिज्य का जो भी काम होता है वो भी स्टेट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी में भी स्टेट की पॉलिसियां लगती हैं आपकी, क्योंकि हर स्टेट का अपना हिसाब रहता है। इरिगेशन, सिंचाई विभाग जो होता है वो भी आपका स्टेट पॉलिसी में ही आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट इन पे अकेले, इसको, इसमें किसी के इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। आप सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पाछना पड़ेगा, नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अपने तरीके से लॉ फॉर्म कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करते हो तो ये वो लिस्ट है जहां पे आपकी सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एसजी, स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाती है। क्लियर? दोनों लोग, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ, यूनियन के भी हैं जो, ठीक है, एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन, एजुकेशन पे दोनों का लॉ चलता है। ठीक है, फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इन पे भी दोनों का ही लॉ चलता है। ट्रेड यूनियन जो बनती है, यानी कि व्यापारिक जो संघ बनते हैं, वो मैरिज, ठीक है, एडॉप्शन, ठीक, सक्सेजन का मतलब होता है उत्तराधिकारी वाली जो बात होती है उसमें। ठीक है, तो इन पे दोनों गवर्नमेंट आपकी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। जैसे जी ये एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपकी जो स्ट्राइक वगैरह होती है ट्रेड यूनियंस की उस पे, ठीक है, मैरिज, शादी के ऊपर, ठीक, और आपका एडॉप्शन, जब हम किसी को गोद वगैरह लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी वाली जब बात होती है, इन सब चीजों पे आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और ये एक हम छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, उसमें और देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट दिखाए थे इन पे आपकी दोनों गवर्नमेंट के लॉ चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनमें आपके दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, लॉ बना सकती है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट। और सबसे बड़ी बात आती है, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट एंड, ठीक है, एंड
सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इनका मतलब क्या है, युद्ध, यानी कि कोई भी बात होती है, दिक्कत होती है, कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो वहां पे किसका लॉ चलेगा, यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा है, बड़े हैं इसलिए। क्लियर। अब देखिए रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। रेसिड्यू का मतलब तो तुम समझती होगी बचा कुचा, तो यानी कि अब ऐसा था 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ आपका 26 जनवरी को, ठीक, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ। तो भैया सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि अब जो बाकी जो सब्जेक्ट अभी आए प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए क्या होगा, कौन सी लिस्ट बनेगी, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, रेसिडुअरी सब्जेक्ट बनाए। इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट का मतलब होता है बचे हुए सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो इसमें किसका रूल चलता है, यूनियन गवर्नमेंट ही अपना रूल चलाती है इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट, बचे हुए सब्जेक्टों पे। तो अब भैया सबसे बड़ी बात आती है, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन 3 लिस्ट। अब वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आते हैं, कौन से भैया सब्जेक्ट हो गए, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो अभी आए हैं ना 90 के दशक में, ठीक है, तो भैया उस टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। तो अब भैया अब नई चीज और आ गई, जैसे एंड्रॉइड वगैरह आ गए। एंड्रॉइड की बात करो तो इसके अंदर एंड्रॉइड ऐप आती हैं, तो इनके ऊपर भी तो कोई रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होता है भैया रूल्स और रेगुलेशन। क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो देखिए ये सारी चीजें आती हैं आपके किसमें, रेसिडुअरी सब्जेक्ट में, और इन पे लॉ कौन बनाता है, आपका यूनियन। अब मैं इनको एग्जांपल देके समझाता हूँ आपका बेस्ट। पबजी, ठीक है, टिकटॉक और जो भी चाइनीज ऐप थे, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो उस टाइम पे पढ़ा होगा कि आपकी इनके ऊपर भारत सरकार लिखा आता था कि भारत सरकार ने कहाँ के, चाइना के गेम पबजी, पॉपुलर गेम पबजी और टिकटॉक जैसी ऐप को क्या करा, बैन करा। तो किसने करा, भारत सरकार ने, यानी कि ये क्या हो गया, रेसिडुअरी सब्जेक्ट हो गई ये, ठीक है। इन पे भारत यूनियन गवर्नमेंट का लॉ चल रहा है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का लॉ। क्लियर बेटा। तो आई होप ये आपको आज चीजें क्लियर हो गई हो, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर और ये लिस्ट वगैरह, ठीक है। तो देखिए इनके लिए कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में इसमें इतना ही। अब बाकी जो कमेंट सेक्शन और बाकी जो कंप्लेन आ रही थी वीडियो थोड़ी लॉन्ग वगैरह होती है, ठीक है, हम ट्राई करेंगे 25 से 30 मिनट वीडियो करने का। क्लियर, 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाने का। और दूसरा जो डिमांड आ रही है शॉर्ट्स वीडियो की, हम जल्दी से अब आपकी शॉर्ट्स वीडियोस को भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में ये 2 ही टॉपिक हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिएगा, हम बहुत जल्दी से जल्दी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।